हाँ, गुड मॉर्निंग। आप सभी प्यारे बच्चों का बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो सबसे पहले आप इस चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी सोशल अवेलेबिलिटी को एक बार आप देखिए कि बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी किस किस प्लेटफॉर्म पे आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो आप हमको टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज से फॉलो कर सकते हैं और सबसे पहले हमारा चैनल है बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी, जहां से आप इस वीडियो को देख रहे हैं आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपडेटेड वीडियो हो आपको सबसे पहले और मिलता रहे। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, हम देख पा रहे हैं कि आज हम लोग पाइथन लैंग्वेज पढ़ रहे हैं और पाइथन लैंग्वेज की लगातार क्लास मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसकी पेड क्लास भी आपको एप्लीकेशंस पर अवेलेबल है। एप्लीकेशंस इसी के नाम से है, बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी के नाम से है। आप वहां पे पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं पाइथन प्रोग्रामिंग, जो आपका M3 R5 मॉड्यूल्स है, और इस मॉड्यूल्स की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग इसमें चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं और चैप्टर 4 का नाम है ऑपरेटर, एक्सप्रेशन एंड पाइथन स्टेटमेंट। मैं लिख दे रहा हूँ, आप नोट डाउन करते चलिए। ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशंस एंड पाइथन स्टेटमेंट। पाइथन स्टेटमेंट, और हम लोग पाइथन स्टेटमेंट लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आज लेक्चर नंबर 7 है, तो आप लेक्चर 6 तक यूट्यूब पर प्लेलिस्ट हमने बना दिया है और बैच आप बाय नाउ करेंगे तो वहाँ पे कंप्लीट वीडियो आपको मिल पाएगा। तो थोड़ा सा मैं एक रिवीजन करा दूं। लेक्चर 4 हम लोग पढ़ रहे हैं, लेक्चर 7 हम लोग आज पढ़ेंगे, जिसमें हम स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे थे। जैसा कि हमें पता है कि जो स्टेटमेंट होते हैं वो पाइथन में 3 प्रकार के स्टेटमेंट होते हैं, जिसमें पहला स्टेटमेंट आपने पढ़ा होगा कंडीशनल स्टेटमेंट है, कंडीशनल। दूसरा आपने पढ़ा, हमने आपको बताया इटरेटिव स्टेटमेंट है, और आज जो हम पढ़ने वाले हैं थर्ड वाला, जिसे हम कहते हैं ट्रांसफर स्टेटमेंट है, ट्रांसफर। तो इटरेटिव में 2 होते हैं, एक व्हाइल और फॉर, इसे मैंने आपको पढ़ा दिया, व्हाइल फॉर। और बाकी कंडीशंस में इफ होता है, इफ एल्स होता है, इफ एलिफ एल्स होता है, नेस्टेड इफ एल्स होता है। तो चलिए आज हम लोग ट्रांसफर स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ट्रांसफर स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे? तो ट्रांसफर स्टेटमेंट 3 होते हैं, एक ब्रेक, पास, कंटिन्यू। एक आपका ब्रेक स्टेटमेंट होता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट होता है, और एक आपका होता है पास स्टेटमेंट। तो मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हो। आज हम आपको रेंज फंक्शन, सबसे पहले रेंज फंक्शन पढ़ाएंगे, फिर आपको नेस्टेड लूप पढ़ाएंगे, और फिर आपको ट्रांसफर स्टेटमेंट पढ़ाएंगे, जिसमें मैं आपको ब्रेक, कंटिन्यू, पास, और एक पेपर पूछता है एसर्ट फंक्शंस, एसर्ट। तो चलिए आज की क्लास में इतना टॉपिक हमको डिस्कस करना है। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले रेंज फंक्शन में, है ना। रेंज फंक्शंस में हम लोग मेंशन करेंगे। तो आइए हेडिंग लिखते हैं रेंज फंक्शन। हर एक टॉपिक को आप नोट डाउन करेंगे, जहां कोई डाउट होता है कॉन्टैक्ट नंबर हमारा नीचे स्क्रॉल हो रहा है, आप उस पर मैसेज करके, व्हाट्सएप करके और भी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं रेंज फंक्शन की। देखो, रेंज फंक्शन चाहे पूरा लिखो चाहे ऐसे स्मॉल पैरेंथेसिस लगा दोगे तो रेंज फंक्शन हो जाता है, RANG, रेंज फंक्शन। अब देखो रेंज फंक्शन क्या होता है हमें पता होना चाहिए। मैं थोड़ा सा इसमें बता के बाकी एग्जांपल के तौर पे हम आपको मेंशन करा रहे हैं। यह फंक्शन, देखो मैंने लिखा है यह फंक्शन फॉर लूप के साथ, फॉर लूप के साथ यूज्ड होता है। इसको हम लोग फॉर लूप के साथ यूज करते हैं। क्यों फॉर लूप के साथ यूज करते हैं? क्योंकि देखो फॉर लूप जो होता है वो इटरेटिव लूप होता है। अभी आपने पढ़ा था ना इटरेटिव, इटरेटिव का मतलब होता है रिपीट होने वाला। तो हम बार बार चीजों को ना लिखें, हम उसमें रेंज के थ्रू, है ना, वैल्यू को पास कर लें। अच्छा, नया लाइन से लिखेंगे, रेंज फंक्शन संख्याओं का क्रम डिफाइन करता है। रेंज फंक्शन संख्याओं का क्रम
परिभाषित करता है, डिफाइन करता है, परिभाषित करता है। इसमें हम एक साथ क्या करते हैं ना, क्रम दे देते हैं और बार बार हमको लिखना नहीं पड़ता। जैसे फॉर लूप है तो फॉर लूप में हम क्या करते हैं, किसी भी एंट्री को बार बार है ना वहां पे नोट डाउन करते थे। पर जब हम रेंज फंक्शंस के थ्रू कर देंगे थोड़ी सी प्रोग्रामिंग हमारी सिंपल और छोटी हो जाएगी। तो ध्यान रखना, जो रेंज फंक्शन होता है इसमें इसके पैरामीटर्स होते हैं। देखो ये रहा, ये थोड़ा सा एग्जाम में हमें जानना चाहिए। रेंज फंक्शन में 3 पैरामीटर होते हैं। एक स्टार्ट पैरामीटर होता है, देन स्टॉप पैरामीटर होता है, देन स्टेप पैरामीटर होता है। ठीक है, ये आप इसे हम बोल सकते हैं पैरामीटर। ये पैरामीटर होते हैं जिसे हम पास करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर ये पैरामीटर क्या होते हैं, तो मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। ध्यान देना, जो स्टार्ट होता है ये हमेशा बाय डिफॉल्ट 0 से होता है। इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या होती है, 0 होती है। स्टॉप की जो वैल्यू होती है हमेशा n-1 होती है, अपने से एक कम होता है। और स्टेप जो होता है बाय डिफॉल्ट 1 होता है। ये बाय डिफॉल्ट 1 होता है। बहुत बड़ी कहानी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि किताब में बहुत सारी कहानी है, आप उसको पढ़ते 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 आप पढ़ते ही रह जाओगे। काम की चीजें हमें लिखना है, नोट डाउन करना है। तो चलो, काम की चीजें जो मैं आपको बताता चल रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनते हुए नोट डाउन करते हुए चलोगे। अब इसका एक एग्जाम्पल देखो मैं यहाँ दे रहा हूँ, बस इतना ही सब कुछ है। पूरा कॉन्क्लूजन, पूरा निचोड़ यही है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे मैंने देखो एक प्लेस पर कहीं लिखा, जैसे मैंने लिखा रेंज, ध्यान रखना रेंज मैंने लिखा देखो 1, 5। अब ये 2 वैल्यू, आप कहोगे सर यहाँ पे 2 वैल्यू आपने कहा था 3 वैल्यू, तो जरूरी नहीं है कि रेंज में दो वैल्यू या 3 वैल्यू या 1 वैल्यू ही दिया जाए। हमेशा कुछ भी रेंज में हम डाल सकते हैं। पर ध्यान रखना, जब भी वैल्यू 2 दिया जाएगा तो इस शुरुआत के 2 वैल्यू को उठाएगा, स्टार्ट को और स्टॉप को। बोलो समझ गए, स्टार्ट को और स्टॉप को। तो ध्यान रखना। और अगर एक वैल्यू दिया जाएगा तो इसका मतलब इसमें देखो 2 वैल्यू है, एक स्टार्ट दिया गया है और एक स्टॉप दिया गया है। और मान लो कहीं पे एक वैल्यू दे दे, अभी मैं इसका एग्जांपल आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। मान लो कहीं रेंज में एक वैल्यू दे, देखो 5 ऐसे, तो इसका मतलब है स्टार्ट नहीं है, ये ओनली स्टॉप वैल्यू दिया है। क्या दिया है, स्टॉप वैल्यू, समझ गए। और कहीं अगर ऐसे दे दे रेंज 1, 5, 2, अब इसमें तीनों वैल्यू आ गया। कौन से 3 वैल्यू आ गए, ए स्टार्ट आ गया, स्टॉप आ गया और स्टेप आ गया। ठीक है, अब इसे समझो जरा। अब 1 से 5 क्या है, आपने कहा था सर ये स्टार्ट है 1 से और 5 तक जाएगा स्टॉप, तो स्टॉप हमेशा अपने से एक कम होता है, यहाँ मैंने दिखाया है ना। तो इसका आउटपुट देखो ऐसे होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, बस ये आउटपुट हो गया। रेंज 5 दे रखा तो केवल स्टॉप है। अब स्टार्ट कहाँ से होगा, स्टार्ट आपने कहा था बाय डिफॉल्ट 0 होता है, तो आप 0 से एक कम चलोगे, 0, 1, 2, 3, 4 पे। और यहाँ देखो क्या कह रहा, रेंज में ए स्टार्ट 1 है, स्टॉप 5 है, स्टेप 2 है। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट स्टेप 1 होता था, पर यहाँ 2 है। तो स्टार्ट जब 1 से करोगे तो इसमें 2 जोड़ोगे तो 3 आ जाएगा। अब चूंकि 5 हम नहीं लिख सकते क्योंकि 1 कम होगा, तो बस इतना ही आउटपुट आएगा। चलो इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं, फिर इसका फॉर लूप के साथ यूज कैसे करते हैं हम उसको भी देख लेते हैं। तो आइए ओपन करते हैं आइडियली को। पाइथन आइडियली आपने इंस्टॉल कर रखा होगा और उस पर हम लोग काम भी करते आ रहे हैं। चलिए पाइथन आइडियली देखिए आपके सामने ओपन हो गया और यहाँ पे मैं रेंज का ही एग्जांपल आपको देने वाला हूँ जो अभी मैंने समझाया है। तो इसके एग्जांपल की बात करें तो सबसे पहले देखो मैंने लिखा रेंज, और रेंज हमने ब्रैकेट में डाल दिया, क्या लिखे थे 1,5। इसका आउटपुट मैंने बताया था कि 1 से चलेगा 4 तक। तो आप देखोगे ये एंटर कर रहा है 1, 5 को। इसको हम स्क्रिप्ट मोड पे रन करा लें क्योंकि यहाँ पे रन नहीं हो रहा है। चलो इसको हम स्क्रिप्ट मोड पे रन कराते हैं। ये रहा, यहाँ हम लिखते हैं रेंज और ब्रैकेट में हम लिखते हैं 1,5। ठीक, हम करते हैं प्रिंट, कंट्रोल एस करेंगे। आज की डेट पे इसको सेव कर लेते हैं 20 मई डॉट py पे हमने सेव कर लिया। डेस्कटॉप पे डाल देते हैं, इसको सेव हो गया। अब इसको रन करते हैं F5 से। तो आपने देखा
चलिए हम देखते हैं यहाँ पे, यहाँ इसको हम फॉर लूप के साथ यूज करेंगे। देखो, फॉर आई इन रेंज 1.5 हो गया, बोलो कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट आई। चलो प्रिंट आई कर लो। अब इसको सेव कर लो और इसको रन कर लो। तो देखो इसका आउटपुट हमें मिल गया। क्या मिल गया? 1 2 3 4 तक, जो मैंने आपको बताया था। बोलिए समझ में आया या नहीं? तो रेंज फंक्शन इसी तरीके से फॉर लूप के साथ कार्य करता है। बोलो कंफर्म हुआ? अच्छा, दूसरा एग्जांपल जो मैंने आपको दिया था, यहाँ मैं आपको दिखा दूं, आप साथ में देखते चलो। तो 1 से 5 वाला हो गया, सिर्फ रेंज 5 अगर दिया हो तो देखो 0 से 4 प्रिंट करता है। आइए यहाँ पे मैं इसको हटा के केवल 5 दे देता हूँ रेंज में। कंट्रोल एस करता हूँ, रन करता हूँ। अब देखो 0 से 4 जो मैंने आपको बताया था वो वैल्यू हमें मिल रहा है। अगर हम 152 दे दें वहाँ रेंज पर, चलो रेंज पे अगर हम यहाँ पे 152 कर दें, 152, तो मैंने बताया था कि 1 से चालू होगा, दो ऐड होगा तो 1 3, दो ही वैल्यू प्रिंट होंगे, 1 और 3। आप देखो 1 और 3 आ गया समझ में? तो ये रहा रेंज फंक्शन का यूज। इसकी एक प्रोग्रामिंग हम आपको दिखा दें। चलो एक प्रोग्रामिंग, जैसे मान लो हम प्रिंट करना चाहते हैं 1 से लेके 10 तक के नंबर को। चलो एक यहाँ पे कमेंट्स हम हैश से कमेंट पास करते हैं ना, तो यहाँ पे मैंने हैश लिखा और हमने लिख दिया है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to 10 नंबर। ठीक है, एक प्रोग्राम मैं दे रहा हूँ 1 से लेके 10 नंबर को प्रिंट करने के लिए। तो हम लिखेंगे फॉर आई इन रेंज, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 से, और 11 लिखेंगे तो ही 10 होगा, और फिर हमने लिख दिया प्रिंट आई। अब देखो हम इसको जैसे ही F5 करेंगे 1 से लेके 10 तक की वैल्यू प्रिंट होगी। तो रेंज फंक्शन का यूज है कि संख्याओं के क्रम को हम एक साथ दे देते हैं, जिससे हमें बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वहां तक की वैल्यू उठा लेता है। अगर हम इसको चाहें तो साथ में भी लिख सकते थे, एक कॉमा करके यहाँ इंड एट्रीब्यूट लगा के, और यहाँ पे डबल कोट्स के साथ हम गैप दे देंगे, तो अभी साथ में प्रिंट हो जाएगा जो नीचे प्रिंट हो रहा था। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आई होप रेंज फंक्शन आपके समझ में आ गया होगा। तो बस इसमें इतना ही, ज्यादा कुछ नहीं। बोलिए समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रेंज फंक्शन समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेस्टेड लूप पढ़ते हैं। नेस्टेड फॉर लूप है ना, नेस्टेड फॉर लूप। चलो हेडिंग लिखो नेस्टेड फॉर लूप। नए लाइन से हम लोग हेडिंग लिखेंगे नेस्टेड फॉर लूप। ये नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है? तो नेस्टेड का मतलब आप समझ रहे हो ना, लूप के अंदर जो लूप होते हैं उसे हम नेस्टेड लूप कहते हैं। चलो हम लिखेंगे इसमें एक लूप के अंदर दूसरा लूप अप्लाई होता है, लागू होता है, अप्लाई होता है, तो वह नेस्टेड लूप कहलाता है। ठीक है, नेस्टेड लूप कहलाता है। अगर किसी लूप के अंदर लूप आ गया तो नेस्टेड लूप हो जाएगा। और जो नेस्टेड फॉर लूप होता है, इसका यूज पैटर्न प्रिंटिंग में यूज किया जाता है। तो यहाँ नोट में चाहे लिख लो ये नेस्टेड फॉर लूप क्यों यूज होता है। तो हम लिख लेते हैं नेस्टेड फॉर लूप का प्रयोग पैटर्न
प्रिंटिंग में होता है। अभी पैटर्न प्रिंटिंग क्या होता है, एग्जाम में एक सवाल जरूर आता है पैटर्न प्रिंटिंग का। देखो पैटर्न प्रिंटिंग जैसे मैं दिखा दूं फॉर एग्जांपल, इस तरह से देखो, अगर हमें ऐसा आउटपुट चाहिए, दिस वन, देखो ये आउटपुट हम ऐसे, हमें आउटपुट चाहिए पैटर्न पे। यहाँ लिखा हो 1, देन हो 1 2, देन लिखा हो 1 2 3, फिर लिखा हो 1 2 3 4, फिर लिखा हो 1 2 3 4 5। तो देखो एक पैटर्न की तरह दिख रहा है। और इस तरह की प्रिंटिंग के लिए हम लोग नेस्टेड फॉर लूप यूज करते हैं। और इसकी प्रोग्रामिंग कैसी होती है, तो इसे हम लोग नेस्टेड लूप से ही यूज करते हैं। तो जैसे मैं एक प्रोग्राम लिख के आपको दिखा दूं कि हम लोग इसे कैसे यूज करते हैं, तो चलिए इसका एक प्रोग्राम मैं दिखा रहा हूं। रेंज फंक्शन से ही बनेगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे फॉर आई इन रेंज। अब ध्यान रखना इसमें रो कॉलम की व्यवस्था है। पैटर्न प्रिंटिंग में दो चीजें होती हैं, कॉलम और साथ में रो। अब इसमें देखो कॉलम कितने हैं, 5 कॉलम है, रो कितने हैं, 5 रो हैं। तो यही व्यवस्था पैटर्न प्रिंटिंग की है। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इसमें 5 कॉलम 5 रो हैं। अगर हम बात कर लें तो रो कितने हैं, तो आप बोलोगे सर रो 5 है। कॉलम कितने हैं, तो आप बोलोगे सर कॉलम 5 है। तो अब देखो आई, फॉर आई इन रेंज, हम इसमें 1 से लेके 6, क्यों 6 लेते हैं, क्योंकि ये जो स्टॉप होता है उससे एक कम चलता है। तो ये 5 निकल के आ गया, तो आई का मतलब आई 5 हो गया। आई यहाँ पे हमने रो बनाया है, तो रो आपका कितना हो जाएगा 5। देखो ये प्रोग्राम बता दिया कि रो 5 निकल के आ गया। अच्छा, अब इसके अंदर इनर लूप लगाएंगे। तो इनर लूप जो लगाएंगे वो हम लिखेंगे फॉर जे कॉलम को बोलेंगे जे इन रेंज। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, तो देखो 1 लिखेंगे और फिर जो आई होगा आई प्लस 1, ठीक है, और यहाँ पे कॉलम। तो जो स्टॉप प्लेस है, देखो अगर आई 1 है तो यहाँ पे कॉलम भी 1 ही तो रहेगा। इसका मतलब एक कॉलम के लिए हमने प्रोग्राम लिख दिया, एक कॉलम को बता रहा कॉलम, ठीक। फिर हम यहाँ प्रिंट जे करा लेंगे। फिर हम यहाँ लिखेंगे प्रिंट जे, और इसमें हम इंड एट्रीब्यूट यूज कर लेंगे गैप वाला इस लूप को लाने के लिए, और लास्ट में हम प्रिंट करा लेंगे। कर्सर को नए लाइन के लिए हमें प्रिंट फंक्शन लिख देंगे जिससे कर्सर नए स्थान पे आ जाए। बस इतना प्रोग्राम हमको लिखना है। अब इससे देखो क्या समझ में आ रहा होगा, इसको समझने की कोशिश करना। जब फॉर आई इन रेंज 1 से 6, इसका मतलब पहली बार ये क्या होगा, आप बोलोगे सर ये 1 से लेके 5 तक चलेगा। तो जब ये फर्स्ट होगा तो फिर कर्सर यहाँ पे आएगा जे पे, ठीक है। तो अब इसके अंदर जब आएगा कर्सर तो यहाँ पे देखो जे 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 + 1 2 होगा। तो 2 कम 1 कम होगा तो 1, तो ये आ गया, देखो यहाँ पे 1 हो गया। अच्छा, अब ये प्रिंट हो गया जे 1 हो गया। फिर दोबारा एक प्रिंट जो है नए चला गया, नए लाइन पर चला गया, क्योंकि प्रिंट खाली है तो नए लाइन पे आ जाएगा कर्सर। अब यहाँ पे फिर अब की बार 2 प्रिंट होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो जब 2 हो जाएगा तो यहाँ रेंज में क्या होगा, रेंज में हो जाएगा 2 + 1 3, 3 का मतलब 2। तो यहाँ 2 जब रहेगा तो 1 और 2 ये वाली लाइन प्रिंट होगी। फिर 1 2 3 प्रिंट होगी, फिर 1 2 3 4 प्रिंट होगी, फिर 1 2 3 4 5 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जब ये 5 हो जाएगा इसके बाद लूप एग्जिट कर जाएगा। तो ये प्रोग्राम हमें क्या कहता है, नेस्टेड फॉर लूप। इसका मतलब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं और इस तरह का हमें पैटर्न दिखता है कि नहीं दिखता है वो वहां पता चलेगा। तो आइए इसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। फॉर आई इन रेंज, चलिए हम लिखेंगे फॉर आई इन रेंज। कहां से रेंज लेना है, तो आप बोलोगे सर 5 रो होना चाहिए। तो 1 से लेके 6 करेंगे तो 5 हो जाएगा, क्योंकि 1 कम होता है। अब इसके अंदर जे वाला हम बनाएंगे, फॉर जे इन रेंज। कैसे बनाएंगे रेंज इसका रेंज हम बोलेंगे सर ये भी 1 से ही चालू होगा, पर ये i + 1 रखो। इसको i + 1 इसलिए रखा जाएगा क्योंकि जो i का वैल्यू है, अगर पहली बार i 1 है तो ये 2, जब इसको 2 करेंगे तो 1 माइनस हो जाएगा, तो i + 1 कर लेंगे। अब हम इसमें प्रिंटिंग करेंगे, सॉरी यहाँ पे कॉलन नहीं लगा था। अब हम इसको प्रिंट करेंगे। अब प्रिंट क्या करेंगे, जे को प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट जे, और यहाँ पे इंड एट्रीब्यूट लगा लेंगे। इंड इसलिए लगाएंगे क्योंकि वो पैटर्न लुक हमें मिलना चाहिए।
इक्वल करके डबल कोट्स में हम इसको इंड पैटर्न लगा लेंगे। चलिए इस ब्रैकेट बंद हो गया। अब हम कर्सर को नए लाइन पे लाएंगे, तो नए लाइन पे लाएंगे। अच्छा इतने को रन करके देखो पहले क्या होता है। कंट्रोल एस F5, देखो इस तरह का लुक आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी जो वैल्यू हमने पैटर्न मैचिंग का देखा था वो हमको नहीं मिल रहा। तो इसके लिए क्या करना होगा, हर एक प्रिंटिंग पर कर्सर को नए लाइन पे लाना होगा। जैसे ये 1 है, अब इसके बाद ये जो कर्सर होगा ये 1 2 है ना, ये नए लाइन पे आएगा। फिर 1 2 3 नए लाइन पे लाना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे इंड अगर हटा देते हैं तो देखो ये 1 2 3 ऊपर से नीचे की है ना ऑर्डर में लिखा जाता। देखो ये ऐसे आ जाता, देखते हैं, देखो ये इस तरह से लिख के आता है, तो अप से डाउन की तरफ। तो ये ऐसा लुक तो है नहीं हमारा। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे इंड सेपरेटर जरूर लगा दो, इंड एट्रीब्यूट लगा के डबल कोट्स के अंदर एक गैप मेंटेन करके कर्सर को नए लाइन पर लाके प्रिंट, और प्रिंट के अंदर डबल कोट्स मेंशन करके हम इसको सेव करके और रन कराएंगे। तो हम देखेंगे पैटर्न हमको मिल गया। तो देखो ऐसे ही पैटर्न प्रिंटिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं नेस्टेड फॉर लूप। तो बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। बहरहाल अभी पैटर्न प्रिंटिंग में एक ही प्रोग्राम मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम लोग चलते हैं आगे और चलेंगे ट्रांसफर स्टेटमेंट के लिए। तो ट्रांसफर स्टेटमेंट जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम लोग ट्रांसफर स्टेटमेंट की बात करें तो हेडिंग लिखते हैं ट्रांसफर स्टेटमेंट। ट्रांसफर स्टेटमेंट में हमें 3 स्टेटमेंट पढ़ना है। हम लिखेंगे ट्रांसफर स्टेटमेंट। ठीक, ट्रांसफर स्टेटमेंट 3 होते हैं। कौन से 3 होते हैं, अभी मैंने पढ़ाया कि एक ब्रेक होता है, कंटिन्यू होता है, पास होता है। तो ब्रेक, कंटिन्यू, पास, ब्रेक, कंटिन्यू और पास, इसका क्या मतलब है। ध्यान रखना, सबसे पहले हम लोग इसमें ब्रेक स्टेटमेंट लिखेंगे, ब्रेक। ठीक, ब्रेक स्टेटमेंट जैसा कि नाम से आपको पता है कि अगर हम किसी प्रिंटिंग वैल्यू को रोकना चाहते हैं तो हम वहां पे ब्रेक स्टेटमेंट पास कर देते हैं। हम बोलेंगे यह लूप में किसी भी कोड के ट्रू होने पर, ट्रू या मिलने पर स्टेटमेंट को प्रिंट होने से रोकता है। इसका मतलब अगर हम कहीं ब्रेक स्टेटमेंट लगा देंगे तो जो कंडीशंस हमारी होगी है ना, ट्रू कंडीशंस जो हमारी होगी, उस ट्रू कंडीशन मिलने पर ये स्टेटमेंट को प्रिंटिंग होने से रोक देगा। अब इसका एक एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो चलो मैं एक एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं कि कैसे वर्क करता है। बस इतना है कि हम अपने कंडीशंस पर प्रिंटिंग स्टेटमेंट को ब्रेक कर लेते हैं, रोक लेते हैं। तो इसके लिए आइए एक प्रोग्राम लिखते हैं। जैसे मैंने एक प्रोग्राम लिखा, चलो एक प्रोग्राम हम लिखते हैं, फॉर आई इन रेंज। जैसे अभी 1 से 10 नंबर वाला हमने लिखा नहीं था, 11। हम चाहते हैं कि प्रिंट हो जाए भाई, क्या प्रिंट हो जाए, प्रिंट आई इंट और हम ब्रेक करना चाहते हैं तो हमने लिखा ब्रेक। क्या ब्रेक करना चाहते हैं, इफ
i इक्वल 7, जैसे कंडीशन आएगा तो ब्रेक हो जाए। चलिए इसको रन करके देखते हैं। ये इफ के बाद ये आपका है ना फंक्शन छूट गया था कॉलम। अच्छा एक कंडीशन यहाँ देना पड़ेगा ऊपर और ब्रेक उसके अंदर देना पड़ेगा। ये रहा है ना। अब सेव करते हैं और रन करते हैं। यहाँ पे एक एरर मिल रहा हमको। चलिए इस फंक्शंस को थोड़ा सा और ऊपर मेंशन करते हैं यहाँ पे। चलो यहाँ पे हम लोग इफ कंडीशन देते हैं। इफ i इक्वल टू 7 अगर मिल गया तो एक ब्रेक स्टेटमेंट लागू हो जाएगा। अच्छा एक प्रिंटिंग को हम यहाँ कर दें। हाँ चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे एक प्रोग्राम हमने मेंशन कर दिया है, ध्यान दो। जैसे हमने लिखा फॉर आई इन रेंज 1 to 11, इसका मतलब क्या हो गया कि प्रोग्राम 1 से चालू होगा और 10 तक चलेगा। पर अगर जहाँ 7 आएगा, अगर 7 वैल्यू हम मिल गया तो प्रोग्राम हमारा ब्रेक हो जाएगा। और ब्रेक होगा तो हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या होगा। तो चलिए हम कंट्रोल सेव करते हैं इस प्रोग्राम को और ये 5 करते हैं। तो आप देखो जैसे 7 हुआ ये प्रिंट नहीं किया, इसने प्रोग्राम को ब्रेक कर दिया। तो इसे हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट कहते हैं। पर अगर कंटिन्यू स्टेटमेंट की बात कर लें और पास स्टेटमेंट की बात कर लें, क्योंकि दो ट्रांसफर स्टेटमेंट और होते हैं, तो आइए उनको चेक करते हैं। अगर यहीं पे हम कंटिन्यू और पास स्टेटमेंट की बात कर लें तो पहले मैं यहाँ थोड़ा सा लिख दूं, फिर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए एक स्टेटमेंट हमारा होता है कंटिन्यू। तो कंटिन्यू में क्या होता है, इफ कंडीशंस को छोड़कर, इफ कंडीशंस को छोड़कर आगे वैल्यू को रन करता है, आगे की वैल्यू को रन करता है। ठीक है, अगर इसमें ऐसा होगा तो कंडीशंस छोड़ देगा उसको और बाकी कंटिन्यू कर लेगा। और अगर हम यहाँ पे पास स्टेटमेंट दे देंगे तो पास का मतलब होता है इफ के ब्लॉक, इफ के जो ब्लॉक होंगे, है ना, इफ के ब्लॉक में एम्प्टी वैल्यू को भी एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करता है। अभी इसको मैं समझा रहा हूँ, पास, कंटिन्यू और ब्रेक। तो चलो फटाफट देखो, पहले से आप कंटिन्यू देखेंगे। अगर हम यहाँ पे कंटिन्यू डाल दें, देखिएगा कंटिन्यू। अब कंटिन्यू का मतलब जानते हो यहाँ क्या हो गया कि 7 को छोड़ के बाकी सबको प्रिंट कर दो। तो देखो जैसे मैंने रन किया तो यहाँ पे 7 को इसने छोड़ दिया और बाकी को प्रिंट कर दिया, तो ये हो गया कंटिन्यू। तो कंटिन्यू समझ में आ गया। अब आते हैं पास वाले में, है ना। तो पास स्टेटमेंट में कुछ ऐसे होता है, जैसे मान लो हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं, कोई हमने लिखा कोई नंबर है, नम नाम का वेरिएबल है, इसमें हमने नंबर आपसे इनपुट कराया, इंट टाइप कास्टिंग कर लिया। यहाँ पे इनपुट फंक्शन के थ्रू हमने आपसे वैल्यू ले लिया। क्या वैल्यू लिया, इंटर एनी नंबर। हमने कहा भाई कोई नंबर हमें एंटर करके दो, इंटर एनी नंबर। ठीक, ये हमने आपसे इनपुट करा लिया। फिर हमने कंडीशन दे दिया, इफ जो नम है, अगर नम आपका ग्रेटर देन 18 हो, ग्रेटर देन 18 हो, नम आपका ग्रेटर देन 18 हो, तो इस वैल्यू को हमने छोड़ दिया और फिर हमने देखो यहाँ पे लिख दिया एल्स, एल्स, और हमने एल्स में डाल दिया है प्रिंट, प्रिंट वैल्यू इज लेस देन 18, वैल्यू इज लेस देन 18। ठीक है,
अब देखो हमने इफ वाली बॉडी को छोड़ दिया, इस बॉडी में हमने कुछ मेंशन नहीं किया। क्यों नहीं मेंशन किया? कि मान लो अभी इसमें कुछ हमें सोचना है, लिखना है, तो अगर हम ऐसे केस में इसको रन करेंगे तो आप देखो एरर दे देगा, एरर देगा। पर हम चाहते हैं कि इफ की बॉडी को वो एक्सेप्ट कर ले, तो इसके लिए हम यहाँ पे सिर्फ पास आर्गुमेंट लिख देंगे, पास स्टेटमेंट लिख देंगे, तो आप देखोगे ये रन कर जाएगा। देखिए रन कर गया। इंटर एनी नंबर, हमने कोई नंबर दिया 17, तो 17 चूंकि 18 से छोटा है तो लिख दिया लेस देन 18। अगर इसी में हम मान लो कुछ अदर वैल्यू देते हैं, जैसे मान लो हमने यहाँ पास किया 20, चलो हमने पास किया 20। अब देखो उसने क्या कह दिया, कुछ हमें आउटपुट नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो वर्किंग को एक्सेप्ट कर रहा है, सोच रहा है यहाँ पास स्टेटमेंट रखा गया, तो इस बॉडी में अगर हम आते हैं तो हम यहाँ एरर ना दे, तो इसी को कहा जाता है पास स्टेटमेंट। तो आई होप इस समझ में आया होगा। अब चलते हैं लास्ट वैल्यू पर, जिसका नाम है एसर्ट्स। इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है, एसर्ट्स कीवर्ड है। एसर्ट्स एक कीवर्ड होता है। तो चलो चलते हैं लास्ट वैल्यू पर, चैप्टर नंबर 4 का लास्ट पॉइंट है एसर्ट्स। लास्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे एसर्ट, ASSERT। एसर्ट क्या होता है ध्यान रखना। तो हम इसमें लिखेंगे सबसे पहले यह कीवर्ड होता है जो किसी भी वैलिडेशन को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। मैं छोटी सी भाषा लिख दे रहा हूं, यह कीवर्ड होता है, यह कीवर्ड होता है जो प्रोग्राम में डिबगिंग टेस्ट के लिए यूज होता है। डिबगिंग टेस्ट में यूज होता है। डिबगिंग टेस्ट का मतलब क्या है यहाँ पे ध्यान रखना, यह किसी भी वैल्यू के वैलिडेशन को चेक करता है, वैलिडेशन को चेक करता है। क्या करता है? चेक करता है। जैसे मान लो हमें पता है हमारा नाम, आपको जैसे पता है कि आपका नाम है राम, तो अब वो जब भी आप उसमें लिखोगे तो राम ही लिखोगे, अगर राम के अलावा कुछ लिख दोगे तो एरर दे देगा, ऐसा एरर वो बताएगा कि यहाँ नाम राम ही होना चाहिए। तो इसी को वैलिडेशन एरर कहते हैं, वैलिडेशन को चेक करने का प्रोग्राम कहते हैं। तो आइए इसका एक छोटा सा प्रोग्राम मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे काम करता है ना। तो चलिए इसका एक प्रोग्राम देख लिया जाए। जैसे मान लो हम यहाँ पे ये सब हटा देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं नेम। हम एक नेम नाम का वेरिएबल बनाते हैं। इस नेम वेरिएबल में हम आपसे इनपुट फंक्शन के थ्रू इनपुट कराते हैं, इंटर योर नेम। ठीक है, हमने कहा भैया अपना नाम लिखो, यहाँ एंटर योर नेम, हमने कहा अपना नाम लिखिए। पर हमने यहाँ पे एसर्ट्स कीवर्ड लगा दिया, एसर्ट्स लिख दिया क्योंकि आपका नाम वही होना चाहिए जो हमें पता है। तो हमने लिखा नेम इक्वल टू आपका नाम होना चाहिए, जैसे मान लो राम या बैंकॉन्स है ना, कोचिंग का नाम ही आपको लिखना है बैंकॉन्स। फिर हमने यहाँ देखो एक आपको दे दिया है मैसेज कि अगर आप गलती कर रहे हो तो सुधार लो। क्या गलती कर रहे हो? नेम मस्ट बी बैंकॉन्स, मतलब यही नाम लिखोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। तो नेम मस्ट बी बैंकॉन्स होना चाहिए। इसको डबल कोट्स पे लिख लो क्योंकि स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट्स में होता है, जैसा कि हम जानते हैं, हमें पता है। अच्छा, अब यहाँ पे प्रिंट कराएंगे हम आपसे, जब आप एंटर कर लोगे तो हम प्रिंट कराएंगे। क्या प्रिंट कराएंगे? हम आपसे प्रिंट कराएंगे हेलो। ये जो आपने कीवर्ड दिया था उसी कीवर्ड को हम प्रिंट करा लेंगे। कौन सा वेरिएबल है? नेम नाम का वेरिएबल हम आपसे प्रिंट करा लेंगे। तो चलिए हम देखते हैं, F5 प्रेस करते हैं तो आपसे पूछा गया। अच्छा, यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है। क्या एरर दिखा रहा है? अच्छा, एसर्ट्स नेम इक्वल टू है ना, इक्वल लगेगा। अब हम इसको रन करते हैं। कह रहा है इंटर योर नेम, तो जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया बैंकॉन्स, तो जैसे बैंकॉन्स लिखेंगे देखो ये कुछ एरर आ गया, नेम मस्ट बी बैंकॉन्स होना चाहिए। एक मिनट चेक करते हैं कहीं पे कुछ एरर है क्या।
हमने लिखा बैंकॉन्स, ठीक, देखो आ गया प्रिंट होकर। अभी हम यहाँ दूसरा नाम लिखते तो हमको मैसेज करता, जैसे मान लो हमने नाम लिखा राम, तो देखो हमसे क्या बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है कि नेम मस्ट बी बैंकॉन्स, ये नाम बैंकॉन्स ही होना चाहिए। तो चलिए आज का एक क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं, और हमें पता है कि पाइथन का लेक्चर नंबर 4 हमने आपको कंप्लीट करा दिया है। अब जो पाइथन का लेक्चर 5 बचा है जिसका नाम है सीक्वेंस डाटा टाइप, इसे कल डिस्कस करेंगे। तो आप सभी को लेक्चर 5 जो हमारा होगा, सॉरी जो चैप्टर 5 हमारा होगा, चैप्टर 5 क्या है, सीक्वेंस डाटा टाइप, इसकी क्लास कल से चलेगी। ध्यान रखना सीक्वेंस डाटा टाइप इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, यहाँ से भी आपके लगभग 6 से 7 नंबर होते हैं, और इसमें लगभग 5 से 6 क्लास आपको मैं पढ़ाऊंगा, और ये सारे क्लास इस पूरे टॉपिक को कवर कर लेंगे। तो अगर आपको कहीं डाउट होता है तो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे बात कर सकते हैं, और ऐप पर जाके पेड बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, और अगर पेड बैच आपको लेना है तो भी आप हमें व्हाट्सअप करके इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।